प्रधानमंत्री ने हाल ही में गुजरात में सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किया। यह अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा और यह डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी का हिस्सा है। इसके साथ ही यह कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का एक वैश्विक केंद्र होगा। हाल ही में केटामाइन दवा के चलते एक अभिनेता का निधन हो गया। आपको बता दें कि केटामाइन एक एनेस्थेटिक दवा है जिसका इस्तेमाल दर्द और बेहोशी जैसे ऑफ लेवल संकेतों के लिए होता है। सामान्यतः इस दवा का उपयोग डिप्रेशन के इलाज और अन्य मानसिक बीमारियों के लिए किया जाता है। यह दवा बहुत तेजी से शरीर में फैलती है और कुछ ही सेकंड में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोमा नामक बीमारी को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में शामिल करने की घोषणा की। इसे कैनक्रम ओरिस या फिर गैंग्रीनस स्टामाटाइटिस भी कहा जाता है। इस बीमारी का प्रभाव ज्यादातर अफ्रीका के उपसहारा क्षेत्र में देखने को मिलता है। यह तेजी से बढ़ने वाला गंभीर रोग है जो अधिकतर 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। ऑस्ट्रेलिया में शोधकर्ता दुनिया का पहला ब्रेन स्केल कंप्यूटर बना रहे हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक एक सुपर कंप्यूटर विकसित कर रहे हैं जो मानव मस्तिष्क की क्षमता की नकल करने में सक्षम है। इस सुपर कंप्यूटर को डीप साउथ नाम दिया गया है। इसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम्स द्वारा इंटेल और डेल के साथ साझेदारी में बनाया जा रहा है। सामान्य कंप्यूटरों के विपरीत डीप साउथ के हार्डवेयर चिप्स को स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में 5वीं लीड्स 2023 रिपोर्ट जारी की। यहाँ लीड्स का तात्पर्य विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता से है। इस रिपोर्ट में राज्यों को उनके लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। साथ ही यह रिपोर्ट राज्यों के सामने आने वाली लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। आपको बता दें लीड्स सूचकांक को 2018 में लॉन्च किया गया था। यह विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स से प्रेरित है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स घोषित किया। यह निर्णय दुनिया भर के लोगों के जीवन में कैमलिड्स के महत्व को उजागर करने के लिए लिया गया है। एक समूह के रूप में कैमलिड्स में अल्पाका, बैक्ट्रियन ऊंट, ड्रोमेड्री, गुआनाको, लामा, विकुनास इत्यादि शामिल हैं। यह विशेष रूप से स्थानीय समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा, पोषण और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने माइग्रेशन और विकास रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में भी रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना। भारत के अलावा मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र दुनिया के शीर्ष रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश से अपने देश में बैंक, डाकघर या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए पैसा भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। आपको बता दें कि भारत में रेमिटेंस के मामले में खाड़ी देशों में बसे भारतीयों का योगदान अधिक होता है। खान मंत्रालय जल्द ही राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को लॉन्च करेगा। यह पोर्टल देश भर में भू स्थानिक जानकारी तक पहुंचने, साझा करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन मंच होगा। इस पहल का नेतृत्व भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा किया जा रहा है। अभी हाल ही में आइसलैंड के रेगजेंस प्रायद्वीप पर तीव्र ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिसके चलते यहां इमरजेंसी लगाने की घोषणा की गई। आपको बता दें पिछले कई समय से आइसलैंड में भूकंप के कई मामले दर्ज किए गए थे जिसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट की यह घटना सामने आई। रेगजेंस प्रायद्वीप आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बीते दिनों माल्टा के एक समुद्री जहाज को अरब सागर से हाईजैक कर लिया गया था जिसके बाद भारतीय नौसेना ने इस जहाज का रेस्क्यू किया। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसे माल्टा गणराज्य के रूप में जाना जाता है। इसमें 3 प्रमुख द्वीप शामिल हैं, माल्टा, गोजो और कोमिनो। इनमें माल्टा सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार यह द्वीप समूह ट्यूनीशिया के पूर्व में और सिसिली द्वीप के दक्षिण में स्थित है। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने हाल ही में भारतीय सीमा के पास एक मेगा अंतरराष्ट्रीय शहर गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना की घोषणा की। यह स्मार्ट सिटी लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली होगी। इसका लक्ष्य एक आर्थिक गलियारा बनाना है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ेगा। यह भूटान को दुनिया से जोड़ने और देश के भविष्य को आकार देने वाली परियोजना होगी।
हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की। मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। आपको बता दें, मिस्र एक अंतर महाद्वीपीय देश है जो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने में सिनाई प्रायद्वीप तक फैला है। मिस्र की राजधानी काहिरा और मुद्रा मिस्र पाउंड है। ड्रग फर्म यूएसवी और बायोटेक कंपनी बायोजेनोमिक्स ने भारत का पहला बायोसिमिलर इंसुलिन एस्पार्ट इंसुक्विक लॉन्च किया है। इंसुक्विक एक मेक इन इंडिया उत्पाद है। इसे स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। दरअसल यह एक तेजी से काम करने वाला इंसुलिन है जो रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। हाल ही में मार्कस नोबेल ने यूनाइटेड अर्थ अमेजोनिया पुरस्कार की घोषणा की है। दरअसल यूनाइटेड अर्थ अमेजोनिया पुरस्कार एक ग्रीन नोबेल पुरस्कार है। यह सम्मान उन लोगों को मिलेगा जो अमेजन के जंगलों को बचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही यह पुरस्कार उन परियोजनाओं पर भी प्रकाश डालता है जो वर्षावन और इसकी जैव विविधता को संरक्षित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत पिछले साल बिना किसी मौद्रिक राशि के साथ की गई थी, लेकिन 2024 में इसे प्राइज मनी के साथ प्रदान किया जाएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका संबंध नोबेल फाउंडेशन से नहीं है। आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई ने हाल ही में कहा कि भारत को समुद्र में वैकल्पिक व्यापार मार्ग खोजने की जरूरत पर जोर देना चाहिए, क्योंकि बाबल मानदेव स्ट्रेट पर निर्भरता के चलते मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के साथ होने वाला व्यापार प्रभावित हो सकता है। दरअसल पिछले कुछ समय में हूती विद्रोहियों के चलते इस क्षेत्र में व्यापार काफी प्रभावित रहा। आपको बता दें, बाबल मानदेव स्ट्रेट लाल सागर और स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर को अरब सागर से जोड़ता है। पश्चिमी मेडागास्कर की एंड्रिया मेलो गुफा हाल ही में प्रागैतिहासिक काल के रॉक चित्र खोजने के कारण चर्चा में है। यह गुफा अफ्रीका और एशिया के बीच प्राचीन संबंधों के संकेत देती है। इसके अलावा मेडागास्कर के इस गुफा में 3 विलुप्त जानवरों के चित्र देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला विशाल स्लॉथ लेमुर, दूसरा एलिफेंट बर्ड्स और तीसरा एक विशाल कछुआ है। बीते दिनों उत्तर कोरिया ने सॉलिड फ्यूल पर आधारित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इसके बाद सॉलिड फ्यूल मिसाइल काफी चर्चा में है। आपको बता दें, सॉलिड फ्यूल मिसाइल से लॉन्च से तुरंत पहले ईंधन भरने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे लॉन्च करना आसान और सुरक्षित है। इसके अलावा लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की तुलना में इसे डिटेक्ट कर पाना अधिक मुश्किल है। यदि हम सॉलिड फ्यूल की बात करें तो यह ईंधन और ऑक्सीडाइजर का मिश्रण है। इसमें मेटेलिक पाउडर जैसे एल्यूमिनियम ईंधन का उपयोग होता है और अमोनियम परफ्लोरेट का इस्तेमाल आमतौर पर ऑक्सीडाइजर के तौर पर किया जाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में दिए अपने बयान में कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना एक विशेष परियोजना है जो आजादी के बाद देश में शुरू की गई सबसे दुर्गम नई रेलवे लाइन सिद्ध होगी। इस परियोजना का मकसद कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना और विकास को गति देना है। परियोजना के तहत 272 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा जो ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरता है। आपको बता दें, इस परियोजना को 2002 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। हाल ही में वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि लामा जीव का मल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में बहुत सहायक है। जिन क्षेत्रों में इन पर अध्ययन किया गया था वहां की मिट्टी में पोषक तत्वों में वृद्धि के साथ पौधों के आवरण में 57% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके मल को लामा पूप या लामा बीन्स कहा जाता है। लामा पूप में कार्बन और नाइट्रोजन जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के आवरण और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। लामा कैमेलिड पशु है जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। हाल ही में मणिपुर सरकार ने न्यूमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। सांस अभियान से आशय है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। आपको बता दें, न्यूमोनिया तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक या अन्य रोगाणु फेफड़ों में प्रवेश करके एल्वियोली नामक वायुशैली में सूजन पैदा कर देते हैं। इस सूजन की वजह से फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कश्मीर में चिल्लई कलां की शुरुआत हो गई है। इस दौरान कश्मीर में भारी बर्फबारी होती है जिसके कारण नदियां और झीलें पूरी तरह जम जाती हैं। चिल्लई कलां एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है बड़ी सर्दी। दरअसल चिल्लई कलां एक टाइम पीरियड को कहा जाता है जिसमें काफी ठंड पड़ती है। यह टाइम पीरियड 40 दिनों का होता है। इस दौरान इस क्षेत्र में शीतलहर चलती है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के संरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि का श्रेय मानवीय गतिविधियों में कमी और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रतिबंध को दिया जा रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। इसमें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य शामिल हैं।
यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन का लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन को भारतीय जूट निगम द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे जूट किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इस वर्ष पुरस्कार सूची में चीन, भारत और नेपाल की 12 परियोजनाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें 5 चीन के, 6 भारत के और 1 नेपाल का विरासत स्थल शामिल है। आपको बता दें, यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इमारतों के संरक्षण और मरम्मत में उनके योगदान के लिए लोगों और समूहों को प्रदान करता है। इस पुरस्कार के लिए चुने गए भारतीय स्थलों में रामबाग गेट, पीपल हवेली, बीकानेर हाउस और चर्च ऑफ एपिफेनी आदि शामिल हैं। पिछले कुछ समय से विवाद में रहे भारतीय कुश्ती महासंघ को नया अध्यक्ष मिल गया है। हाल ही में संजय सिंह ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष का चुनाव जीता। यह भारत में कुश्ती के लिए गवर्निंग बॉडी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त निकाय है। यह ओलंपिक, एशियाई खेलों, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों को बढ़ावा देता है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो, शुभंकर और थीम सॉन्ग लॉन्च किया। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगले वर्ष 19 जनवरी से 31 जनवरी तक खेले जाएंगे। खेलो इंडिया के पिछले 5 संस्करणों का आयोजन दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में किया गया था। आगामी संस्करण तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। कैस्पियन सागर का घटता जलस्तर तुर्कमेनिस्तान के लिए समस्या बनता जा रहा है। आपको बता दें, कैस्पियन सागर एक अंतर्देशीय जल निकाय है जो पश्चिम में कॉकेशस क्षेत्र और पूर्व में मध्य एशिया से घिरा हुआ है। यह एशिया और यूरोप के बीच स्थित है। कैस्पियन सागर से रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा लगती है। आमतौर पर गहरे समुद्र में पाए जाने वाले 2 जहरीले समुद्री जीव ब्लू सी ड्रैगन और ब्लू बटन हाल ही में चेन्नई के समुद्र तट पर देखे गए। समुद्र में रहने वाले ये जीव तूफान या कुछ अन्य समुद्री परिस्थितियों के कारण कभी कभी किनारे पर आ जाते हैं। इस बार इनके तट पर आने का कारण चक्रवात मिचोंग हो सकता है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं और सामान्यतः प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में देखने को मिलते हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।